गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है चाइनाज मेगा डैम ऑन ब्रह्मपुत्र। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाइना ने ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है अपना 167.8 बिलियन डॉलर्स का हाइड्रो पावर डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम होने वाला है। प्रोजेक्ट जो है, इससे कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश द्वारा, क्योंकि इसका नेचुरल फ्लो पर और डाउन स्ट्रीम वाटर अवेलेबिलिटी पर इम्पैक्ट होगा। तो चाइना की जो कंस्ट्रक्शन है, ये 60,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर डैम है, जिसको यार्लंग सांगपो, जिसको ब्रह्मपुत्रा कहा हम कहते हैं, वो नियर द ग्रेट बैंड इन तिब्बत पे बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है, उन्होंने कहा है कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ये, और एक पोटेंशियल वाटर बॉम्ब है। सडन वाटर रिलीज से जो है वो इंटायर सियांग रीजन जो है वो फ्लड हो सकता है और ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकता है रिवर फ्लो इन द लॉन्ग टर्म। और उन्होंने कहा है कि सीस्मिकली एक्टिव जोन है ये, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन है जहाँ पर ये डैम बनाया जा रहा है। लेकिन असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इमीडिएट कंसर्न्स जो हैं उसको डाउन प्ले करते हुए कहा है कि जो चाइना का डैम है वो इतना बड़ा कंसर्न हमारे लिए नहीं है, क्योंकि रिवर जो है वो एक मेजर वाटरवे सिर्फ जब वो इंडिया में या फिर जब असम में एंटर करती है तभी बनती है। उन्होंने कहा कि चाइना की कंस्ट्रक्शन जो है ब्रह्मपुत्रा फ्लो पर वो लिमिटेड है। सिर्फ चाइना की जो कंट्रीब्यूशन है ब्रह्मपुत्रा के फ्लो में वो लिमिटेड है, मतलब सिर्फ 30 से 35% ही चाइना में के थ्रू जो है ब्रह्मपुत्रा में पानी आता है, वो भी ग्लेशियल मेल्ट और तिब्बतन रेनफॉल से। उन्होंने सजेस्ट किया है कि अगर चाइना जो है वो वाटर फ्लो को रिड्यूस भी करता है तो भी जो है असम के एनुअल फ्लड्स को मैनेज करने में ज़्यादा हेल्प होगा। तो इंडिया ने अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं दिया है। इंडिया क्लोजली मॉनिटर कर रहा है डेवलपमेंट्स को। ने लेकिन टाइम टू टाइम इंडिया के कंसर्न्स एज अ लोअर राइपेरियन स्टेट जो है विद एस्टैब्लिश्ड राइट्स जो है वो एक्सप्रेस किए हैं। ने अंडरस्कोर किया है इंडिया की पोजीशन को जनवरी में। चाइना को अर्ज किया है कि कोई भी ऐसे एक्शंस ना ले जो कि डाउनस्ट्रीम इंटरेस्ट को हार्म कर सकते हैं। चाइना ने मेंटेन किया कि प्रोजेक्ट उनके सोवरेन राइट्स में आता है और अश्योर किया है कि कोऑपरेशन किया जाएगा डाउनस्ट्रीम नेशंस के साथ ऑन हाइड्रोलॉजिकल डेटा और डिजास्टर मैनेजमेंट। एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया है कि साइंटिफिक असेसमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए ताकि कोई भी डेलिबरेट चाइनीज़ एक्शंस को अवॉइड किया जा सके। उन्होंने प्रपोज किया है कि कंस्ट्रक्ट की जाए स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ब्रह्मपुत्रा ट्रिब्यूटरीज टू मैनेज इरेटिक फ्लोस। अपर सियांग प्रोजेक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश के विद 300 मीटर हाई डैम कंसिडर किए जा रहे हैं फॉर जो कि हाइड्रो पार्क के लिए भी क्रूशल है। वो एक तरह से बफर बन सकता है अगेंस्ट सडन वाटर रिलीजेस। एडिशनल स्ट्रेटजीज़ में है डेवलप करना इनलैंड चैनल्स एक्सेस वाटर डाइवर्जन के लिए, और परसू करना लॉन्ग टर्म इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स बिटवीन ब्रह्मपुत्रा और गंगा बेसिन्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन कोच। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेलवेज़ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच एट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ये एक इको फ्रेंडली इनिशिएटिव है जो सपोर्ट करता है इंडिया का गोल ऑफ कटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड बूस्टिंग रीन्यूएबल एनर्जी यूज़। तो इसको लॉन्च किया गया था नॉर्दर्न रेलवे द्वारा 2020-2021 के टाइम पर, जब हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट ये एनविजन किया गया था, जिसमें कि 1600 हॉर्स पावर डीजल पावर कार्स को हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट किया गया, और हाइड्रोजन स्टोरेज और फ्यूलिंग फैसिलिटी भी बनाई गई है जींद हरियाणा में। और ये कन्वर्टेड ट्रेन जो है, जिसमें 10 कोचेज़ होंगे, 2600 पैसेंजर्स को कैरी कर सकेगी, और ये ऑपरेट करेगी जींद और सोनीपत के बीच में हरियाणा में। ठीक है, डेली 2 राउंड ट्रिप्स मारेगी। तो इंडियन रेलवेज़ का जो हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट है, इसमें रेट्रोफिट किया गया है 2 डीजल पावर कार्स को हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम्स के साथ, और जिसमें हर उसमें 220 kg ऑफ हाइड्रोजन जो है स्पेशली डिज़ाइन सिलेंडर्स में जो है वो स्टोर की जा रही है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल होता है, तो इसलिए मल्टीपल सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी इंश्योर करने के लिए एक जर्मन फर्म को जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट सेफ्टी ऑडिटर भी जो है वो एम्प्लॉय किया गया है। तो एक डेडिकेटेड 3000 kg हाइड्रोजन फ्यूलिंग फैसिलिटी बनाई गई है जींद में हरियाणा में, जो कि सपोर्ट करे ऑपरेशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। नॉर्दर्न रेलवेज़ जो है वो भी डेवलप कर रहा है सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि पावर सप्लाई लाइंस हैं, एक्सेस रोड्स हैं, फायर फाइटिंग टैंक है, ताकि फैसिलिटी फुली ऑपरेशनल हो जाए। तो जो ये टेस्टेड कोच है, ये पार्ट है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव का अंडर इंडियन रेलवेज़, जो कि प्लान है कि 35 हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स हेरिटेज एंड हिल राउट्स पर चलाई जाएंगी। रनिंग कॉस्ट अभी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे स्केल बढ़ेगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, तो वो कम हो जाएंगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रेसर्स मिशन।
टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा का ट्विन ट्रेसर सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया है स्टडी करने के लिए मैग्नेटिक रिकनेक्शन और कैसे सोलर एक्टिविटी नियर अर्थ एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करती है। तो ये मिशन हेल्प करेगा मैग्नेटिक रिकनेक्शन और उसका इफेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर पर। ये फ्लाई करेगा लो अर्थ ऑर्बिट पर। ट्विन सैटेलाइट सिस्टम जो है वो स्टडी करेगा कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ सोलर विंड और चार्ज पार्टिकल्स फ्लोइंग फ्रॉम द सन जो इंटरेक्ट करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक शील्ड के साथ। मैग्नेटिक रिकनेक्शन क्या होता है? जब सोलर विंड जो है हिट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, उससे मैग्नेटिक रिकनेक्शन होता है। ये इंटरेक्शन बिल्डअप करता है एनर्जी को, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्नैप कर देती हैं और एक्सप्लोजिव जो है वो नियर बाय पार्टिकल्स फ्लिंग होते हैं। तो ये इससे आपको ब्यूटीफुल लाइट शोज दिखते हैं जिनको हम ऑरोरास कहते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स भी करती हैं सैटेलाइट्स, एस्ट्रोनॉट्स और जीपीएस सिस्टम के लिए। तो पहले साल में ही जो है मिशन जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा ऑन मोर देन 3000 सच रिकनेक्शन इवेंट्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। मोर देन 1.6 लाख पीपल वर्ल्ड वाइड जो है उन्होंने डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जो है वो रिसीव किया है। तो ये क्या होता है? एक मेडिकल टेक्निक होती है जिसमें डॉक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रोड्स डीप इनसाइड स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ब्रेन इम्प्लांट कर देते हैं कुछ डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। ये इलेक्ट्रोड्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं बाय वायर्स टू अ स्मॉल डिवाइस। ये डिवाइस जो है वो कंट्रोल्ड माइल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजते रहते हैं टारगेटेड ब्रेन रीजन्स में। खासकर जो पार्किंसंस डिसीज़, एसेंशियल ट्रेमर, डिस्टोनिया से जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए हेल्पफुल रहता है। और इसको कुछ साइकेट्रिक कंडीशंस जैसे ओसीडी के लिए भी अप्रूव किया गया है। इसका एडवांटेज ये है कि अनलाइक ब्रेन सर्जरी जिसमें कि टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसके जो इफेक्ट्स हैं वो रिवर्सिबल हैं। मतलब अगर आप डिवाइस को टर्न ऑफ कर दोगे तो स्टिमुलेशन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 ऑर्गेनाइज कर रही है। फर्स्ट एडिशन जो है 2017 में हुआ था। एक गेटवे है ये इंडियन फूड इकोनॉमी का। ऑर्गेनाइज किया जाता है इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ द्वारा। एक अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं इसमें कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेड जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो है वो लीडिंग इंडियन और इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो इन्वॉल्व हो सकें इसमें। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। 14th एडिशन जो है एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र का शुरू हुआ है जोधपुर में। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। फर्स्ट जिसको है 2005 में कंडक्ट किया गया था। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार। ये टॉपिक भी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार को अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया है। एक हाई टेक मिलिट्री ड्रिल है जो इंडियन आर्मी जिसको कंडक्ट कर रही है इंटीग्रेशन ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए इनटू टैक्टिकल बैटलफील्ड ऑपरेशंस। मिलिट्री स्टेशन जो है रयांग में अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में इसको वहाँ पर कंडक्ट किया गया है। इफेक्टिव यूज़ ऑफ ड्रोन इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए ये की गई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सर्ट इन। टॉपिक अगेन सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट इन ने रिसेंटली मैंडेटरी कर दिया है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो किसी भी तरह से ओन या ऑपरेट करते हैं डिजिटल सिस्टम्स, प्रोसेसेस या इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट करें कम से कम साल में एक बार। तो सर्ट इन क्या है? नेशनल नोडल एजेंसी है रिस्पॉन्ड करने के लिए कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को। एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर। इसको डेजिग्नेट किया गया है अंडर सेक्शन 70B ऑफ IT एक्ट 2000 कि ये फंक्शंस निभाती है जिसमें कि ये इन्फॉर्मेशन और इशू कर सकती है, कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन कर सकती है, इशू कर सकती है डायरेक्शन सर्विस प्रोवाइडर्स को, इंटरमीडियरीज को, डेटा सेंटर्स, बॉडी कॉर्पोरेट्स और एनी अदर पर्सन को। और गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर सभी को ये सर्विसेज देती है। इवन इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स के साथ भी कोलैबोरेट करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रक्षा स्पर्श। टॉपिक गवर्नेंस सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैनी एक्स सर्विसमैन का कहना है कि स्पर्श सिस्टम जो है वो उनके सिर्फ ट्रबल्स को ही ऐड कर रहा है क्योंकि इसमें इनएक्सेसिबल इंटरफेसेस हैं, एंडलेस करेक्शंस हैं। ठीक है। तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। पेंशन, सेंक्शन और डिसबर्समेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर आर्म फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस सिविलियंस के लिए डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसको एडमिनिस्टर करता है। वेब बेस्ड सिस्टम है जो पेंशन क्लेम्स को, डिपॉजिट, पेंशन पेमेंट्स को बैंक अकाउंट्स में जो डिपॉजिट होती हैं उनको मैनेज करता है। एक सेंट्रलाइज सेंक्शन, क्लेम एंड पेंशन डिसबर्समेंट सिस्टम है, इजी वैलिडेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ डेटा थ्रू सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए। और एक डिजिटल प्रोसेस फॉर पेंशनर आइडेंटिफिकेशन भी इसमें किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वीर परिवार सहायता योजना। ये टॉपिक आपके आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नालसा जो है उन्होंने रिसेंटली वीर परिवार
सहायता योजना इनिशिएट किया है स्कीम, लीगल एड देने के लिए डिफेंस पर्सोनल और उनके फैमिलीज़ को। एक जॉइंट इनिशिएटिव है नालसा, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और ज़िला सैनिक बोर्ड्स के बीच में, जो कि फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज देते हैं, देगा डिफेंस पर्सोनल, एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिलीज़ को। और इसको नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ लीगल सर्विसेज क्लिनिक के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इवन जो है ये सपोर्ट पैरामिलिट्री पर्सोनल को भी एक्सटेंड किया जाने वाला है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is China's mega dam on Brahmaputra. This topic is important for your international relations and environment section. China has officially started building a massive $168 billion hydropower dam on Brahmaputra River near the Indian border in Arunachal Pradesh. Once completed, it will be the world's largest dam. But this project has raised concerns in India and Bangladesh over its potential impact on the river's natural flow and downstream water availability. So will be a 60,000 megawatt hydropower dam near the Great Bend in Tibet. So Arunachal Pradesh CM has called it an existential threat and likened this project to a potential water bomb, which could devastate tribal communities and local livelihoods. He warned that sudden water release could flood the entire Siang region and drastically reduce river flow in the long term. Experts are also echoing these fears, and they are saying that the dangers posed by seismically active and ecologically fragile zone where the dam is being built is real. Okay, so Assam CM Bhatt has downplayed the immediate concerns about China's dam, and he has highlighted that river becomes a major waterway only after entering Assam. He has noted that China's contribution to the Brahmaputra's flow is very limited, just about 30 to 35%, and mostly it is from glacial melt and Tibetan rainfall. He suggested that even if China were to reduce water flow, it would rather help manage Assam's annual floods. India has not issued any official response as of now, but it continues to closely monitor the developments. MEA has reiterated India's concerns as a lower riparian state with established rights. MEA has underscored India's position in January, urging China to avoid actions which could harm downstream interests. In contrast, China has maintained that the project falls within its sovereign rights and assured ongoing cooperation with downstream nations. Experts are recommending scientific assessments and capacity building to anticipate any deliberate Chinese actions. Therefore, they have proposed constructing storage infrastructure on Brahmaputra tributaries to manage erratic flows. We have this Upper Siang project in Arunachal Pradesh, which is a 300-meter high dam, and it is considered crucial for hydropower, and it will also act as a buffer against sudden water releases. Additional strategies include developing inland channels for excess water diversion and pursuing long-term interlinking projects between Brahmaputra and Ganga basins. So the next topic is India's first hydrogen train coach. This topic is important for your economy section. Indian Railways has successfully tested its first hydrogen powered coach at the Integral Coach factory in Chennai. This eco-friendly initiative supports India's goal of cutting greenhouse gas emissions and boosting renewable energy use. So this project of hydrogen train was launched by Northern Railways in 2020-2021 period, where this hydrogen train project involved converting two 1600 horsepower diesel power cars into hydrogen fuel cell powered units. This project also includes setting up hydrogen storage and fueling facility at Jind, Haryana. The converted train, comprising 10 coaches and capable of carrying 2600 passengers, will operate between Jind and Sonipat in Haryana, covering two daily round trips of 356 kilometers. So Indian Railways hydrogen train project involves retrofitting two diesel power cars with hydrogen fuel systems. And given hydrogen is highly flammable, multiple safety measures have been built. Okay, so to ensure global safety standards, the German firm has been brought in as an independent safety auditor as well. So a dedicated 3000 kg hydrogen fueling facility is also being established at Jind in Haryana to support the operation of India's first hydrogen powered train. Northern Railways is also developing supporting infrastructure. Remember that this particular question can come in your exam, that under which or between which two cities or between which two towns the first hydrogen train of India is operating. So the answer would be Jind and Sonipat. Okay. So anyways, Northern Railways is also developing the supporting infrastructure. The tested coach is part of Hydrogen for Heritage initiative, under which Indian Railways is planning to deploy 35 hydrogen powered trains on heritage and hill routes. Of course, as of now,
Hydrogen powered trains are very costly to operate, but this cost is expected to fall as scale and efficiency would improve. So the next topic is TRACER's mission. This topic is important for your science and tech section. So NASA's twin TRACER satellite was launched to study magnetic reconnection and how solar activity affects near Earth atmosphere. So this will help us understand magnetic reconnection and its effects on Earth's atmosphere. It will fly in low Earth orbit. It will study the constant stream of solar wind and charged particles flowing from the sun, which interacts with Earth's magnetic shield. So what is magnetic reconnection? When the solar wind hits this magnetic field, it can lead to magnetic reconnection. As the solar wind collides with Earth's magnetic field, this interaction builds up energy that can cause the magnetic field lines to snap and explosively fling away nearby particles. These reconnection events can cause beautiful light shows like auroras, but also cause problems for satellites, astronauts, and GPS systems. Over the first year alone, the mission is expected to get information on more than 3,000 such reconnection events. So the next topic is deep brain stimulation. This topic is important for your science and tech section. More than 1.6 lakh people worldwide have received deep brain stimulation, which is a medical technique where doctors implant electrodes deep inside specific areas of brain to treat certain disorders. These electrodes are connected by wires to a small device. This device sends controlled mild electrical impulses to targeted brain regions. DBS is most commonly used for movement disorders, especially in people with Parkinson's disease, essential tremor, and dystonia. This has also been approved for some psychiatric conditions like obsessive compulsive disorder. One advantage of DBS is that, unlike brain surgery, which destroys tissues, its effects are reversible. So, if you turn off the device, the stimulation stops. So, the next topic is World Food India. This topic is important for your economy section. So Ministry of Food Processing Industries will organize the fourth edition of World Food India 2025. The first edition was held in 2017. So it's a gateway to the Indian food economy. It is organized by the Ministry of Food Processing Industries. It aims to provide opportunities for both investment and trade in the food processing sector for leading Indian and international companies. The next topic is Exercise Bold Kurukshetra 2025. This topic is important for your security section. So the 14th edition of Exercise Bold Kurukshetra is set to commence at Jodhpur. It's a joint military exercise conducted between India and Singapore. It was first conducted in 2005. The next topic is Exercise Drone Prahar. This topic is important for your security section. Indian Army has recently held this Exercise Drone Prahar in Arunachal Pradesh. It's a high-tech military drill conducted by Indian Army to validate the integration of drone technology into tactical battlefield operations. It was conducted at the military station at Rayang in Arunachal Pradesh, East Siang district. So it is carried out under realistic operational conditions. This exercise therefore has demonstrated the effective use of drones for intelligence, surveillance, and reconnaissance. So the next topic is CERT-in. This topic is again important for your security section. So Indian Computer Emergency Response Team has made it mandatory for private and public sector organizations which own or operate digital systems, processes, or infrastructure to undergo a comprehensive third-party cybersecurity audit at least once a year. So what is CERT-in? It's the National Nodal Agency for responding to computer security incidents as and when they occur. It's a functional organization of Ministry of Electronics and Information and Electronics. It has been designated under Section 70B of the IT Act 2000. CERT-in is empowered to call for information and issue directions to service providers, intermediaries, data centers, body corporates, and any other person. It provides services for organizations in the government, public, and private sectors. It collaborates with international counterparts as well to share information regarding emerging threats, vulnerabilities, and malware. So the next topic is Raksha Sparsh. This topic is important for your security section. Many ex-servicemen say that Sparsh has only added to their troubles, from inaccessible interfaces to endless connections. What is Sparsh? So this is an initiative of Ministry of Defense. The objective is to meet the pension, sanction, and disbursement requirements for armed forces, Army, Navy, Air Force, and defense civilians. It is administered by the Defense Accounts Department. It's a web-based system that handles pension claims and deposits pension payments into the bank accounts of the defense pensioners. It's a centralized sanction, claim, and pension disbursement system with easy validation and rectification of data through self-verification. It uses a digital process for pensioner identification also.
So the next topic is Veer Parivar Sahayata Yojana. This topic is important for your governance section. So NALSA has recently launched this Veer Parivar Sahayata Yojana, which is a scheme to strengthen legal aid for defense personnel and their families. So it's a joint initiative of NALSA, the Kendriya Sainik Board, Rajya Sainik Board, and Zilla Sainik Boards under the Department of Ex-Servicemen Welfare to provide free and competent legal services to defense personnel, ex-servicemen and their families. It will be implemented through a nationwide network of legal services clinics established across Rajya and Zilla Sainik boards in all states and union territories. This support will also be extended to paramilitary personnel as well. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.